ज़मीन से लेकर यानी कि अर्श से फर्श तक के सफ़र को जिन्होंने बहुत बारीकी से तय किया होता है और ज़िंदगी उनके लिए कुछ अद्भुत स्पेशल होती है। तो स्टार्ट करूँ या फिर मैं आपको परिचय दूँ आज की अपने गेस्ट का? उससे पहले मैं कुछ लाइन कोट करना चाहूँगी उनकी, जो कि उनके व्यक्तित्व के बारे में एक वानगी भर होगा। तुम तक, सुख है तुमको देखना, सुख है तुमको देखना और दुःख है नज़र का एक कोण बन जाना। दुःख, दुःख अगर टोकरी भर जाड़ा है, तो सुख साथ से उपजी बोरसी भर आग। समंदर के झाग सा है दुःख, जबकि सुख है उसी की लहरों का हर बार लौट आना। तो इन लाइन्स के रचयिता हैं यतीश कुमार जी, हमारे गेस्ट। नमस्कार सर, स्वागत है नमस्ते, आपका। नमस्ते। इस चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। जी सर। मनीषा जी, आपको आज भी नमस्कार। जी, नमस्कार सर। और ये बहुत-बहुत मतलब मैं कहती हूँ कि ये हर बार जो हमारे गेस्ट आते हैं और ये बहुत रेडियो हिंदुस्तान के लिए सौभाग्य की बात होती है कि हम आपसे जुड़ते हैं और आपसे जुड़कर यतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। और मैं सर से ही कहूँगी कि वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ, लेकिन फिर भी एक छोटा-सा परिचय, क्योंकि सभी साहित्य की जगत में उनके नाम को जानते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी-सी बात मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी और वो ये कि एक तरफ सर हैं मैकेनिकल इंजीनियर और रेलवे में प्रबंध निदेशक हैं, वहीं दूसरी ओर साहित्य उनके दिल में धड़कता है। तो सर, ये कैसे पहले सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आता है कि ये ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? और ज़िंदगी के क्या मायने हैं आपके लिए सर? देखिए, ज़िंदगी का सफ़र जो है, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो एक बिहार का बहुत छोटा-सा गाँव है और अब वो जिला बन गया है। मैं तब की बात कर रहा हूँ, जब 78 की बात कर रहा हूँ, जब मुंगेर से हम लोग मैं बहुत छोटा था, लगभग जी, 4 साल का। तो हम लोग मेरी माँ वहाँ पे पोस्टेड हुईं। वो अस्पताल में नर्स का काम करती थीं और जी, हम लोग लखीसराय, वो जगह है बिहार का, वो जी, मुंगेर जिला के अंतर्गत आता है। वहीं पे हम लोग पले-बढ़े और उस समय अगर हम देखें तो बिहार के अंदर बहुत बदलाव आया। 80 से 90 का जो बदलाव है, उस जी, समय अ, सामाजिक, राजनीतिक और सारे प्लेटफ़ॉर्म पे भूचाल आया हुआ था बिहार में। और उस परिवेश में जन्म लेना, क्यूल नदी की मिट्टी में खुद को तपाना और वहाँ से हम शॉर्टकट कर रहा हूँ कि 10वीं क्लास तक मैं वहीं पढ़ा और जी, वहाँ से पटना साइंस कॉलेज में जाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। और पटना जी, साइंस कॉलेज में अच्छे बैचमेट, अच्छे रूममेट का मिलना उससे भी ज़्यादा बढ़िया मददगार साबित हुआ। निकेत बहुत सारे मित्र थे उस तरह के। जी, तो अरुण जी थे, है ना? तो वो सारे लोग रूममेट होकर के भी मेरे गार्जियन की तरह ही रहे, बिकॉज़ मेरा परिवेश बहुत छोटी-सी जगह से था। और जी। साइंस कॉलेज जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। वहाँ से फिर यूपीएससी, एससीआरए, फिर तो यात्रा रेलवे के साथ जुड़ गई। जी। तो सर जैसे आपका जब सिलेक्शन हुआ रेलवे में तो हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? कैसा फील हुआ कि जब एक जैसे आपने कहा कि छोटे से शहर से जर्नी हुई है आपकी, तो एक बहुत मतलब इसलिए मैंने इस प्रश्न को कोट किया क्योंकि मैं जानती हूँ आपके बारे में जितना, लेकिन ये प्रश्न मैंने यहाँ पर सार्वजनिक मंच पर इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं और युवा हैं, जी। उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं आप सर। जी, देखिए, ये जिस परिवेश से हम आए हैं, जिस परिवेश ने मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया, जिस तरीके से अपने सिद्धांतों के साथ और वहाँ से जो सफ़र था वो बहुत साफ था, लेकिन मेरे दिमाग में कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। 8वीं क्लास के पहले की ज़िंदगी मेरी बहुत अलग तरह की रही, जिसको लेके एक किताब मेरी संभवतः फरवरी में ही पुस्तक मेला में शायद आ जाए। ये मुझ नहीं तो मतलब उसके आस-पास ही आ जाएगी। वो 80 से 90 की मेरी ज़िंदगी है और उसका संस्मरण है, जो किताब आप लोगों के जी, सामने होगा। लेकिन मुझे लगता है 8वीं क्लास के बाद बहुत सारी घटनाएँ घटी और
जिसने मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। बहुत अच्छी बात ये रही कि मेरे अंदर अपने भविष्य को लेकर के बिल्कुल मतलब क्लियर इमेज था कि मुझे क्या करना है, जी, कैसे करना है, क्या स्टेप निभाने हैं और उन सब में सबसे ज़्यादा और आज तक की ज़िंदगी में मेरे दोस्तों ने बहुत अहम रोल अदा किया। जो माँ का जो स्नेह, माँ का आशीर्वाद है, वो तो हमेशा साथ है, लेकिन हर पल, हर डगर पे आज तक मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो सफलता ऐसे नहीं मिलती है, उस सफलता के हकदार बहुत लोग होते हैं। जी। रिश्तों को बनाना सर, तो बहुत सारे यानी कि कहें कि सक्सेस में एकमात्र आप ही नहीं होते, बहुत सारे पिलर्स होते हैं, स्तंभ होते जी, हैं आपकी जी, जी, सफलता के। जी जी। सर, तो जब ये सफलता आपको मिली तो सबसे पहले आपकी क्या मतलब कैसे भाव थे और क्रेडिट किसको देना चाहेंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा? क्रेडिट क्रेडिट देखिए सबका है क्योंकि उस क्रेडिट में माँ तो सर्वप्रथम है, लेकिन जी, उस समय स्मिता का रोल भी बहुत अहम था मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ पार्टनर जो हैं। जी, और मेरी जो परिस्थिति और परिवेश है उसका बहुत अहम रोल रहा। अगर आप ऐसा है ना कि जब आप मिट्टी होते हैं और आपको सुरुचिपूर्ण संतुलित जल प्रदान किया जाता है, तो आप एक ठोस मूर्ति में तब्दील हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारा क्रेडिट मैं लखीसराय और किऊल की नदी को देना चाहूँगा। जी जिसके सर। बहुत बहुत ज़रूरी है मतलब बहुत लोग समझते नहीं हैं लेकिन प्रकृति और नदी ऐसे वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपका आईना की तरह होती है बेसिकली। आपको हमेशा दिखाती है कि आप कहीं गलत भटक तो नहीं रहे हैं। तो वो जी, परिवेश को मैं पूरा सैल्यूट करता हूँ और इसीलिए ये किताब मैंने लिखी है जो आपको बहुत जल्द आप लोगों के पास जी बिल्कुल। आपके जो काव्य संग्रह जो प्रकाशित हुए हैं सर, तो इंजीनियर से और एक कवि और एक साहित्य प्रेमी की यात्रा के सफ़र में भी स्मिता है। मैम आपके साथ रही हैं। जी, जी, और जितना जी। मैं जानती हूँ, तो उन्होंने आपको प्रेरित भी किया कि जी। आप जो समीक्षा करें, वो ये सर कि मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि जैसे समीक्षक तो बहुत हैं और बहुत सारी समीक्षाएँ लिखी भी गई हैं, लेकिन यतीश सर का ये मतलब पहली बार मैंने देखा कि काव्यात्मक रूप में इन्होंने कवियों की और साहित्य का जो कार्य हुआ है, उसकी समीक्षा की है। तो जो ये अंतस की खुरचन, इसके बारे में कुछ बताइए सर अपने काव्य संग्रह के? देखिए अंतस की खुरचन एक स्वतंत्र ये अंतस खुरचन है। ये बिल्कुल जी, स्वतंत्र कविताओं का संग्रह है और ये मेरा पहला संग्रह है। जी, और आपने जो प्रश्न पूछा था उसको मैं वहीं से शुरू करता हूँ और फिर मैं आविर्भाव तक आऊँगा। मेरी नौकरी लगने के बाद मुझे संभवतः लगा कि रेलवे ही सब कुछ है मेरे लिए और रेलवे में जो ज़िम्मेदारी मुझे दी गई उसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया मैंने लेकिन गंभीरता इतनी ज़्यादा हो गई कि मैंने उसको ओढ़ लिया अपने ऊपर और मुझे लगा कि ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। तो मेरी कविता बहुत दूर छूट गई मुझसे, मेरा साहित्य बहुत दूर छूट गया और मैं कोई वैसा होल टाइमर साहित्यकार तो था नहीं, रहा नहीं कभी। वो अपने से जी, कुछ टूटी-फूटी चीज़ें लिख लिया करता था। सिर्फ़ कादम्बनी जो है वो राजेंद्र अवस्थी का कालचिंतन मेरे लिए हमेशा एक ध्रुवतारा की तरह काम किया। मैं उसको ज़रूर पढ़ता रहा 8वें क्लास से ही मुझे वो बहुत आकर्षित करता था वो स्तंभ कालचिंतन का। लेकिन उसके बाद 98 में नौकरी लग गई, फिर शादी भी उसी समय हो गई। फिर हम लगभग 2010 तक हम बिना छुट्टी-वुट्टी लिए हुए बहुत ही हार्डकोर रेलवे मैन की तरह काम कर रहे थे। फिर मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये पूरी बेवकूफ़ी है और अपना पूरी ज़िंदगी जो है मैं व्यर्थ कर रहा हूँ। एक रियलाइज़ेशन जिसको बोलते हैं एक फ्लैश की तरह जो है आपके ज़ेहन को बिल्कुल झकझोर जाता है कि नहीं दिस इज़ नॉट करेक्ट। व्हाटएवर आई एम डूइंग इज़ नॉट एब्सोल्यूटली नॉट करेक्ट। सो वो उस रियलाइज़ेशन के बाद ये लगभग 4 साल मनीषा मुझे लग गया अपने आप को एक नए साँचे में ढालने में। वापस ना नया साँचा क्या ही डालूँगा, अपने आप को खुद वापस पुराने लखीसराय की आतिश में बदलने में। तो लगभग 2014 तक मैं हिंदी में पढ़ने लगा। तो पढ़ना नहीं मतलब फिर से वही कविता-वविता लिखने लगा। लेकिन वो कविताएँ टूटी-फूटी कविताएँ थीं और 2015 में स्मिता ने मुझे बहुत लिटरली डाँटा कि मतलब ये कविताएँ हैं, बहुत ही कच्ची कविताएँ हैं, आप इस पे काम करिए, आपके अंदर काम करने की क्षमता है। और जी, फिर हम 2015 नवंबर से
मैंने उसकी डाँट को पूरा स्वीकार किया और फिर मैंने खूब पढ़ना शुरू किया। जी, और उस पढ़ने के क्रम में जो आप कह रही थी ना, वो एक्चुअली वो समीक्षा नहीं है। मैंने हमेशा इस बात को काटा है कि जी, वो काव्यसार है, वो इस तरह से है जैसे कि बाकी कविताएँ होती हैं, वो एक किसी के दृश्य को, आपके अपने अनुभव को लेकर के होती हैं, है ना? जी, कोई मैं मान लीजिए मैं जा रहा हूँ और मैं एक भिखारी को देख रहा हूँ और उस भिखारी में मुझे कुछ कविता क मतलब वहाँ से कुछ टेक ऑफ करती हुई पंक्तियाँ दिमाग में कौंधती हैं। यहाँ पे वही काम होता है उपन्यास या किसी किताब को पढ़ते हुए और फिर वो कौंध कविता में बदल जाती है। जी, तो इसलिए इसलिए आविर्भाव ने जन्म लिया। आविर्भाव जी, का अगर मैं कहूँ तो सर्वप्रथम जो है जब मैं वापसी कर रहा था 2015 में तो अनाम दास का पोथा सबसे पहली किताब मुझे ब्लेसिंग्स की तरह हाथ में आई और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसमें जीवन दर्शन रचा है और जी, उस जीवन दर्शन से पहली कविता ने जन्म लिया जी, और वो ऐसे ही लिख दिया मैंने और फिर मैंने मांडू नहीं देखा मेरे हाथ में आई और मैंने मानो नहीं देखा ने मुझे कुछ दुर्लभ कविताएँ मुझसे लिखवाईं, जिसको मैंने भेजा और फिर प्रभात रंजन ने उसको छापा और फिर छापते चले गए। उसके बाद लगातार आज आज 70 किताबों पे काम कर चुका हूँ मैं। मतलब करना गलत है, 70 किताबों ने मुझसे कविताएँ लिखवा ली। जी, उसमें से 11 किताबों पर आविर्भाव है, का अच्छा। संकलन है। जी, तो उसमें कौन-कौन से कवि या साहित्यकार संकलित हैं सर इसमें आविर्भाव में? देखिए, आविर्भाव में सबसे अगर मैं कहूँ तो मैंने मांडू ने देखा जो मैंने कहा है स्वदेश दीपक, वो तो ख़ैर मतलब है ही और उसके बाद आप देखिएगा कि सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए, हाँ? और विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी। कमलेश्वर जी, कितने पाकिस्तान इनफैक्ट ये मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि कोरोना के समय में ये कितने पाकिस्तान मैं पढ़ रहा था और 45 दिन मुझे लगे उसको ख़त्म करने में। बहुत जटिल किताब है, इतनी सरल किताब नहीं है और उस पे कविता लिखना और भी जटिल काम है। मनोहर श्याम जोशी का कसब है। कसब बहुत ही फ़ेमस है और फणीश्वरनाथ रेणु की लिखी मैला आँचल को कौन नहीं जानता है। अलका सरावगी की कली कथा वाया बाईपास, वाल्मीकि जी की ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन, कृष्णाथ जिनको मैं गुरु की तरह मानता हूँ जिनकी बहुत तीनों 3 किताबों पे मैंने काम किया है, किन्नर धर्मलोक, पृथ्वी परिक्रमा, लेकिन स्मृति में बारिश इस किताब में मौजूद है। और अनामिका इस समय की हमारी बहुत ही प्रिय कवियत्री, आलोचक, जो भी कह लीजिए, हर डायमेंशन में अनामिका मौजूद हैं, तो उनका आईना साज एक किताब है। जी, वो उस पे कविताएँ हैं और उसके बाद कुमार अंबुज मेरे प्रिय कवि, उनकी किताब है थलचर, ये एक डायरी की तरह है, तो उनकी उसके ऊपर कविताएँ हैं। जी, जी। अभी मैं जैसे कल ही मैंने आपका सुना कि जैसे पिता और पुत्री के बीच में जो एक बॉन्ड होता है, जो एक रिश्ता है, वो हमेशा हम मानते हैं कि बहुत ही क्लोज़नेस होती है और उसे एहसासों में बाँधना या व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपकी मैंने कविता कल सुनी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं चाहूँगी कि आप उसे यहाँ पर आप कोट अपनी आवाज़ में यहाँ पर जी, नहीं देखिए रिसाइट इनफैक्ट करें। मैं एक मतलब उसको कोट करने से पहले मैं एक और चीज़ बोल बताना चाहूँगा कि अंतस की खुरचन में 2 भाग हैं। एक देश जी, राग है, एक साझा धागा है। साझा धागा में सिर्फ़ रिश्तों पे ही कविताएँ हैं। बेटी, माँ, जी, पिता, पिता पे 5 कविताएँ हैं, है ना? जी, माँ पे कविता है। बेटी पे ये जो कविता आप बोल रही हैं, वो बेटी पे है सबसे प्यारी हँसी। तो जी। आप अगर आदेश देंगी तो मैं सुना दूँगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं चाहूँगी कि आपकी आवाज़ में सुने हम अच्छा, इसे। अच्छा। जब तुम हँसती हो तो तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूँ, हथेली में हर सिंगार भर आता है। जब तुम हँसती हो तो तुम्हारे घुंघराले बालों से हज़ारों जुगनू की भीड़ उड़ती है, ज़िंदगी रोशनी से भर जाती है। जब तुम हँसती हो तो मकई की बालियों से मोती झाँकने लगता है। जब तुम हँसती हो तो लगता है सैकड़ों दाने कंसार में जो भुंजा होता है, कंसार में भुंजा बन साथ-साथ फूट रहे हों। जब तुम हँसती हो तो फुनगियाँ भी हवा के संग डोलना भूल जाती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना भूल जाती है, चाँद चहलकदमी नहीं करता, टकटकी लगाकर तुम्हें ताकता है और जब तुम हँसती हो, तो हज़ारों कंचे एक साथ धरती का माथा चूमते हैं
और जब तुम हँसती हो, तो पिता का सीना समंदर हो जाता है वाह! और बनती हुई तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। वाओ! सो ग्रेट। मतलब मैं फ़ील कर सकती हूँ उसे कि क्योंकि ये बीइंग अ फीमेल आल्सो कि जो एक पुत्री के भाव होते हैं पिता के लिए, तो उसके लिए कितना एक बड़ा गिफ्ट होता है बेटी के लिए कि पिता ने कुछ लिखा और हुँ, एहसास तो होते हैं हर पिता के हृदय के अंदर, लेकिन उन्हें शब्दों में बाँधना भी एक कलाकारी है वास्तव में और दिल को छू लेने वाला है सर। तो मैं यहाँ पर जैसे ये हम एक ये यूनिवर्सल अकाट्य सत्य है कि पिता और पुत्री का जैसे कि मैंने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत ही क्लोज़ और जैसे कहना चाहिए इमोशनल बॉन्ड होता है। लेकिन ऐसा जो आम समाज में देखा जाता है सर ऑल्दो आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट लेकिन मैं हुँ, फिर भी मतलब इस बात को देखती हूँ कि एक पिता जहाँ अपनी पुत्री की जो इतनी प्रशंसा करता है और उसे बहुत अटैच्ड फ़ील करता है। लेकिन कई बारी जब हमने देखा है कि जब बात पत्नी की आती है, तो वो थोड़े-से वो अर्थ, वो मायने बदल जाते हैं। हुँ, तो हुँ। जो बहन और पुत्री के लिए जो फीलिंग्स होती है, वो पत्नी के लिए शायद इतनी नहीं आ पाती। लेकिन मैंने आपके देखा कि क्योंकि मैं थोड़ा बहुत आपकी लाइफ़ के बारे में जो निजी निजी जीवन है, जी। तो आपने हमेशा ही पत्नी को भी उतना ही मान दिया है और सभी रिश्तों में मतलब चाहे वो पत्नी है, चाहे वो माता है, चाहे वो बहन है, आपने जो ये रिश्तों को जो बाँधा है, जबकि आजकल क्या होता है नॉर्मली इस भौतिकवादी युग में कि जब इंसान सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, तो रिश्तों की जो डोरे हैं, वो हाथों से कहीं छूटने लग जाते हैं। लेकिन आपने इन सारे रिश्तों को बाँध के चले हैं, तो कैसे ये पॉसिबल हो पाता है और इतनी अच्छे से कि हर रिश्ते को ये नहीं लगता कहीं मतलब जैसे फीमेल की एक ये होती है ना कि कैरेक्टरिस्टिक ये लगने लगता है कि मुझे कम पूछा गया और उसको ज़्यादा पूछा गया। तो ये बैलेंस करते हुए सभी को मान देते हुए कैसे चल पाते हैं? ये पहली बात तो है कि न कविता ही मेरी कविता ही इस प्रश्न का जवाब है। अगर आप स्त्री कविता पढ़िएगा मेरी किताब की, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि मेरी जो पहली किताब है अंतःशिखुरचन, उसको मैंने स्मिता को समर्पित किया है। मेरी दूसरी किताब जो है आविर्भाव, वो मेरी माँ को जी, समर्पित। और आज शायद मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ कि मेरी तीसरी किताब जो आने वाली है, वो मेरी सिस्टर को समर्पित है क्योंकि उस किताब में मेन कैरेक्टर ही वही है। तो जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साहित्य जो है ना, वो आपको बेहतर मनुष्य बनाता है। जी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप बेहतर मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं, तो शायद साहित्य आपसे ईमानदारी के साथ नहीं हो पाएगा। जी, बाकी तो माँ का रोल है, बहन का रोल है, पत्नी का रोल है अपनी-अपनी जगह, है ना? मेरे पूरे निर्माण में उन सबका अपना-अपना जगह, मेरी बेटियों का रोल है। मेरी बेटियाँ मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं भी उनको जी, बहुत, बहुत, बहुत प्यार करता हूँ। तो ये जी, तो रिश्ते हैं। जी। तो मैं वही कि जो आज हम कहते हैं ना कि परिवार ही जो है वो आधार होता है जी, सफलता का। हालाँकि अभी जी। हमने कहा कि बहुत सारे स्तंभ होते बट हैं। परिवार के साथ-साथ मैं आपको शुरुआत में ही बोला कि मेरे जो परिवेश है, जो मेरा दोस्त है, मेरे जी, दोस्त हैं या अगर मैं साहित्य में भी बात करूँ तो नरेश सक्सेना सर या ममता कालिया मैम या विनोद कुमार शुक्ल सर या अशुजा शुक्ल सर ये सारे लोग उदय प्रकाश जी देवी प्रसाद मिश्र, कुमार अंबुज, जितने भी नाम लीजिए आप, सबने मुझे इतना स्नेह बच्चे की तरह पाला, समझाया। इस साहित्य जगत में एक शिशु को उँगली पकड़ कर यहाँ तक लाए हैं लोग। जितने भी नाम मैं आपको ले रहा हूँ, जी। है ना? तो अखिलेश सर हैं। तो मुझे तो सिर्फ़ सकारात्मक पक्ष ही दिखता है। आप अगर कई बार बोलेंगे कि भई जो है मतलब सिर्फ़ परिवार नहीं है, आपको संपूर्ण बनने के लिए वृहद परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। बृहद हाँ, बिल्कुल आप सही जी, बिल्कुल सही बोल रहे जी। तो नीलांबर सर नीलांबर हैं। एक साहित्यिक संस्था है जी, कोलकाता जी, में, उसके अध्यक्ष हैं जी। यतीश सर। मैं तो अब अध्यक्ष नीलांबर नहीं की हूँ। हाँ, परिकल्पना हाँ। जी, कैसे आई? जी, हाँ, जी, आपने सारे नाम लिए ना हाँ, ये मैं सारे बता जी, दूँ पहले अच्छी बात कि नीलांबर मेरे ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करता है। 2015 में मैं नीलांबर से मिला। नीलांबर 99 से है और 3 बार वो बंद हो चुका था आर्थिक कारणों से या जो फाउंडर मेंबर थे उनके अपनी व्यस्तता के कारण। तो 2015 नवंबर में मैं मिला उन लोगों से। 16 में फिर मैं
उसमें शामिल हुआ। 17 से मैंने बागडोर सँभाली और 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक मैं अध्यक्ष रहा। उसके बाद मुझे ये लगा कि ये थोड़ा-सा केंद्रित होते जा रहा है और मैं मतलब एक संस्था को संस्था की तरह चलना चाहिए। तो मैंने फिर वहाँ त्यागपत्र दे दिया और मैं अभी भी उतना ही प्रेम करता हूँ उस संस्था से क्योंकि उस संस्था से मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं कितनी ज़िम्मेदारी है। साहित्यिक ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी है, फिर उसका फलक कितना बड़ा हो सकता है। तो फिर ये 6 साल में नीलांबर को हम सब ने मिल कर के पूरा जो है एक बड़ा बरगद का पेड़ बनाया जो कि खुद खड़ा हो पाए। जी, जी, जी। साहित्य के अतिरिक्त उसमें जैसे मैंने देखा था बीच में देखती थी मैं उसे फ़ॉलो करती थी, तो उसमें थिएटर को भी आप लोग प्रमोट करने की कोशिश करते हैं या जो देश-विदेश के हैं, उन कलाकारों से या कवियों से भी जुड़ते हैं सर साथ जी, के साथ? जी। नहीं देखिए उसमें मैं जी, हम लोगों का मेन जो एम है वो ये है कि बंगाल की धरती से हम जुड़े हैं। तो बंगाल की धरती जो है वो बहुत कुछ अलग तरह से साहित्य को प्रस्तुत करने का हुनर रखती है ना? जी, यहाँ पे आवृत्ति, कोलाज, मोन्ताज और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदी साहित्य में नहीं है उस तरीके से रही है। हम लोग उस चीज़ को मैं कहूँ तो नीलांबर पुरोहित रहा है, अग्रज रहा है इस काम जी, को करने में। शुरुआत में ही हम लोग काफ़ी बढ़-चढ़ कर के इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, सही तरीके से। तो हमारी जो शुरुआत थी वही और अंत में प्रार्थना उदय प्रकाश के उपन्यास कहानी से थी। तो जी, म वहाँ से नाटक से शुरू हुआ था। तो जी, कहानी, नाटक, गीत, संगीत, कविता, हुँ। संवाद, सेमिनार इन सब का गुच्छ है नीलांबर। और मुझे बहुत गर्व है इस संस्था पर। मैं अभी संस्था से अपने आप को बहुत ही प्लान्ड वे में अलग हुआ हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिना मेरे वो फले-फूले मैं मतलब सेल्फ सेंट्रिक ऑर्गनाइज़ेशन ना बन जाए। इस बात का मुझे डर लगने लगा था। जी, जी, जी। तो डेमोक्रेसी आपके मतलब निजी जीवन में भी दिखती है, आपको लगता है कि हेल्प करने का एक तरीका है कि जी, सेल्फ डिपेंडेंट बना जाए, इंडिपेंडेंस हाँ, का हाँ, मैंने सम्मान करती है। 1 जी, साल रिज़ाइन करके मैं 1 साल रहा उनके साथ, ताकि जी, उनको पूरा समझ में आए कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। वैसे खुद बहुत समझदार लोग हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं। और जी, आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ पे 65% से ऊपर महिलाएँ हैं सदस्य। ये एक ऐसा जी, ऑर्गनाइज़ेशन है जिसको खासकर वो जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट अपने आप को कहती हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि भई इस ऑर्गनाइज़ेशन में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। जी। तो सर जैसे आपका अनुभव कैसा रहा? आपने जैसे जो मंच है वहाँ से भी काव्य पाठ किया हुआ है, लिखते भी आप समाचार पत्रों काफ़ी जो मेन है काफ़ी सारे जी, जैसे जी। दैनिक जागरण, जनसत्ता, प्रभात खबर, इंडियन एक्सप्रेस या फिर बहुत सारी जो मैगज़ीन्स हैं उनमें भी आपकी जो कविताएँ छपती हैं और आपके अपने काव्य संग्रह भी मतलब पब्लिश हो चुके हैं। तो जी, ये जी, जी। अलग-अलग अनुभव कैसे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जब जाती बहुत है आपकी प्यार मिला रचना? देखिए, एक बात मैं कहूँ ये मेरा एक बिल्कुल बेबी स्टेप जिसको बोलते हैं, मैंने बेबी स्टेप लिया, मैंने छलांग नहीं मारी कभी भी। जी, मैंने बहुत बेबी स्टेप लिया लेकिन नीलांबर का जो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस पटल के माध्यम से कि नीलांबर में जब मैं गया तो मैं कोई साहित्यकार नहीं था, वहाँ पहले से ही बड़े-बड़े लोग थे, कमलेश थे, जी, काफ़ी बड़े लोग थे जो ऑलरेडी कविता में बड़ा नाम हो चुके थे। मुझे लगा कि मैं बहुत बौना हूँ, बहुत छोटा हूँ, तो एक चैलेंज की तरह मैंने इसको लिया कि मुझे खुद को ऐसा निखारना है और जो अध्यक्ष जिस परिस्थिति में मुझे हम बने या बनाया गया मुझे, तो उस परिस्थिति ने मुझे और बेहतर करने की ज़िम्मेदारी दी। तो ये जो सारे आपने गिनवाए कि इस पत्रिका में, उस पत्रिका में, इस पटल में, उस पटल में, इस मंच में, उस मंच ये जी, सारे जो हैं पहलू मेरी ज़िम्मेदारी को बढ़ाते गए। जैसे-जैसे ज़िम्मेदारी बढ़ती गई, वैसे-वैसे मैं अपने आप को उसके काबिल बनाने के लिए दौड़ता गया। इनफैक्ट ये जो आविर्भाव का पदार्पण हुआ साहित्य जगत में, वो भी इसका ही एक दूसरा रूप है क्योंकि मुझे लगा मैंने तो पढ़ा नहीं है साहित्य कुछ भी पूरी ज़िंदगी में। तो मुझे लगा कि मैं कैसे पढ़ूँ कि पी जाऊँ। जब पीऊँगा तो कुछ न कुछ निकल जाएगा। तो मैं इतना डूब के पढ़ने लगा कि जो किताब वैसी अच्छी रही जिसने मुझसे लिखवा लिया तो ये आविर्भाव का जन्म हो गया। कविताओं का कि एक अलग सिलसिला इसका शुरू हो गया। तो और ये सारे स्टेप्स चाहे वो किताबों का आना हो या साहित्य आज तक के मंच पे जाना हो या मुझे भोपाल में भारत भवन पे में कविता पाठ हो या नीलांबर में तो नॉर्मली हम लोग अपने लोगों को कम चांस देते हैं ताकि बाहर के लोग
ज़्यादा आ पाएँ। लेकिन सबसे बड़ी जो मंशा मुझे मैं कहूँ बेनिफिट लिया मैंने, साफ-साफ कहूँगा कि इतने बड़े-बड़े लोग, उनके पास उनका एक ओज होता है, जी, उनका एक अपना करिश्मा होता है। जी, उसको छू लेने से ही आपको लगता है कि आपने कुछ पा लिया। और हर बार जब मैं वैसे लोगों से मिला, तो मुझे लगा कि कितनी मेहनत, कितना कुछ पढ़ के यहाँ पहुँचे हो, कितना जी, कुछ जानते हो। आप उदय प्रकाश जी के पास बैठिए, आप देखिए कि मतलब पूरा विश्व साहित्य आपके सामने खोल देंगे 1 मिनट में। आप नरेश जी, सक्सेना के पास पढ़िए, तो कितने लोगों की कविता का पाठ कर देंगे, आपको लगेगा अरे बेवकूफ आदमी, आपको साला अपनी कविता नहीं आती है, इनको दूसरी कविता पता। अशोक शुक्ल को देखिए, वो दूसरी कविता पढ़ देंगे आपको, आपके सामने। कितने रेफरेंसेस आपके सामने ले आएँगे। ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं, तो आपका माइलस्टोन हम हर बार खिसक जाता है, जी, दूर। जी, जी, फिर आप दौड़ते हैं। फिर जी, आप किसी से मिलते हैं, तो फिर वो और किसका। आप देवी प्रसाद मिश्र से मिलिए, कुमार अम्बुज से मिलिए, दोनों अद्भुत लोग हैं, गहन चिंतन वाले लोग हैं, एक-एक पंक्ति पे चिंतन करते हैं। तो जी। इन लोगों से जितनी बार मैं मिला, तो शायद नीलांबर एक पटल था जिसने मुझे मौका दिया इन लोगों से मिलने, और ये एक प्लेटफ़ॉर्म रहा मेरी ज़िंदगी में, मैं कहूँगा। जी। मतलब यदि कहूँ तो सृजन के सागर से सृजन की नदियाँ निकलती हैं, उद्गम होती हैं। जी सर। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बोल जी, रही हैं। जी। तो संगति का मतलब जैसे हम वो हमेशा ही कहते हैं ना कि आप अपनी कंपनी से बहुत कुछ संगति से सीखते हैं, तो ये मतलब आपको जैसे लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा गुण होता है सर, मुझे लगता है कि कई बारी हमारे जीवन में अच्छे लोग आते हैं, लेकिन हम उन्हें उनकी कद्र नहीं कर पाते या ओवरलुक कर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा गुण है कि दूसरों से सीखना और ये आपको आपका मतलब बड़प्पन ही ज़ाहिर करता है कि जब नहीं, आप मनीषा अपने में मनीषा एक मैंने आपको शुरू में ही कहा कि साहित्य अगर आपको मनुष्य नहीं बना पाया, मानुष नहीं बना जी, पाया, तो सरासर जी। झूठ है ये साहित्य आपके लिए। अगर वो आप कविता लिखते भी अच्छे, तो वो झूठ है, ठीक है? हुँ, तो मनुष्य ने मैं शुक्रगुज़ार हूँ साहित्य का कि माँ या पत्नी के बाद जो है साहित्य ने मुझे सँवारा, मुझे सँभाला, जी, मुझ में नैतिक बोध, चिंतन और अलौकिक क्षण मुझे प्रदान किए जिसमें कविताएँ लिखी गईं। तो जी, मतलब ये जो भी हुआ, ये कोई प्लान्ड चीज़ तो था नहीं मेरा। मेरा साहित्य में आना या नीलांबर से जुड़ना या इन लोगों से मिलना, कुछ नथिंग वाज़ प्लान्ड। लेकिन ये सब होता गया और अब संस्मरण लेके मैं आ रहा हूँ। ये भी प्लान नहीं है। ये सब जी, मतलब हो रहा है, चल रहा है। मुझे लगता है ईश्वर जी। की इच्छा है। मैं निमित्त हूँ। तो इसमें जो संस्मरण जो आपके आ रहे हैं सर, तो इसमें कौन-कौन से संकलित होंगे संस्मरण? मतलब आपके जीवन के ये पूरे 80 से लगभग 2000 तक का, बट उसमें 80% जो है 80 से 90 तक के दशक, मेरे 10th तक का अच्छा। है। मेरी 10वीं जी, जी, तक का जो भी स्ट्रगल रहा है, मैं, मेरी दीदी या मेरी माँ, सबका, और अंत में स्मिता का भी हल है उसके अंदर थोड़ा, जी, क्योंकि वो तो बाद में जुड़ी मुझसे। तो संस्मरण मुझे लगता है कि लोगों को मुझे जानने का सबसे बेहतर ज़रिया इस संस्मरण को पढ़ना है, क्योंकि जी, इसमें मैंने अपने बचपन को पूरी तरह से सामने रख दिया है, जो कि जी, बयान नहीं किया जा सकता ऐसे कि वो क्या था, कैसा नहीं था, किस जी, परिस्थितियों से गुज़रा मैं। वो आदमी जब लिखता है तो आपकी स्मृतियों के द्वार खुलते जाते हैं। मनुष्य अगर आप अब ऐसे भी याद करिएगा तो कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन जब आप हाँ, बिल्कुल ये जो लिखना होता है ना, लगभग यो साधना की तरह होता है। तो जब आप हुँ, उस तरह से साधना में चिंतन लीन होते हैं, मतलब उस तरह से आप बिल्कुल एकाग्र जी। हो जाते हैं। कनेक्टिविटी जुड़ती है हाँ, जब वहाँ से। तब वो जी, खिड़कियाँ खुलते चली जाती हैं, तब आपको बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, खटक, 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 फिर वो बंद भी हो जाती हैं। अगर आप नहीं उस समय नोट कर पाएँगे, तो फिर हाँ, वो बंद हो जाएँगी। तो मुझे इस लगा कि कोरोना के बाद मुझे डर लग गया कि मेरी स्मृति मतलब ओझल हो रही है, वाष्प बन रही है। मैं बिल्कुल भूल रहा हूँ, मैं अभी बात करते-करते मनीषा का नाम भी भूल सकता हूँ। इस समय ऐसी स्थिति अच्छा, में हूँ मैं, सच्चाई है ये। तो अच्छा, उस स्थिति में मुझे डर गया मैं। मुझे लगा कि मुझे अभी लिख जी, देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ है। क्योंकि अस्पताल के अंदर आप एक कोने में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, एक अंधेरे में, तो उस कोने से हुँ, आप जो ऑपरेशन थिएटर और बाकी चीज़ें, ज़िंदगी के नाटक देखते हैं, तो वो सबके जीवन में नहीं है वो चीज़ें। जी, और उस जीवन को अगर मैं सामने रखता हूँ, तो आज के बच्चे बिहार के उस जीवन को जी लेंगे, उस संस्मरण के द्वारा। ये मेरा जी, मतलब मकसद है। बिल्कुल।
बिल्कुल सर। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, तो आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा ही लग रहा है सर कि कोरोना एक बहुत ही मतलब डार्क साइड उस समय आया, उस समय का एक मतलब क्या कहना चाहिए कि एक जी, लहर थी जो उस समय की, और बहुत कुछ मतलब नेगेटिव भी हुआ, लेकिन हम सभी को मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ सिखा कर भी गया, कुछ नया, जीवन के कुछ नए मायने हम समझ पाए। शायद जो बहुत सारी चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे उस समय तक, तो कोरोना ने एक नया आयाम भी दिया सोच को हमारी। तो जैसे कि आपने बताया, वास्तव में संस्मरण या जो हमारा साहित्य है, जैसे चित्र होते हैं, तो हमारा पिक्चर होती हैं, तो जी, वो मेमोरीज़ को चेरिश करती है ना, हमारी जो पुराना जी, जो अतीत जी। होता है, तो वैसे ही साहित्य भी है। और स्पेशली संस्मरण, या जब आप अपनी बिल्कुल आत्मकथा या ऐसे ऑटोबायोग्राफी वगैरह लिखते हैं, तो उसमें तो बिल्कुल सारी चीज़ें ही आती हैं। जस्ट लाइक दैट। जी। जी। सर। इनफैक्ट वो कोरोना नहीं होता तो अंदर से खुरचन और देर से आती है। जी। मैं इनफैक्ट यहाँ पे नए पाठकों को या नए लेखक कवि को मैं भी नया ही हूँ, फिर भी बताना चाहूँगा कि 2015-16 में मेरे पास 300-400 कविताएँ थी। जी। ठीक है? बाद में मैंने सब कुछ फाड़-फूड़ के फेंक दिया, ठीक है? लेकिन ज़िद वो ऐसी हो गई थी कि अभी किताब लाना है। वो बचपना हुँ। होता है, एक बिल्कुल शिशु भाव होता है कि नहीं आज ज़िद कर लेते हैं हम। लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये ईश्वर का धन्यवाद और स्मिता का धन्यवाद कि बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया कि ये सब कच्ची कविताएँ हैं, बहुत मेहनत, बहुत दूर है मंज़िल अभी। तो मैंने 6 साल लिए इस किताब को, पहली किताब को लाने में। जी, सर मेरा एक ये प्रश्न आता है। जी, हाँ, सर आपसे इसी में, मतलब आप कंटिन्यू करिए प्लीज़, यदि आप कुछ कह रहे हैं तो। नहीं, यू नहीं, कैन मैं वही कंटिन्यू। कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं कोरोना पे जी। आता हूँ कि कोरोना आने के बाद जी। एक ठहराव आया जिसमें मैंने बहुत कुछ लिखा, चाहे वो संस्मरण हो या हुँ। आविर्भाव का कुछ अंश हो और अंतसी खुरचन का पूरा संकलन को फिर से हुँ। बांधने की कोशिश हो, वो सब कुछ उस समय हो पाया। तो धन्यवाद कोरोना का भी इसलिए जी। बनता जी। है। जी। जी, वही मैंने कहा कि नेगेटिव चीज़ें भी बहुत कुछ पॉज़िटिव सिखा कर जाती हैं। जी। और मैं बस आपकी बातों से सर मेरे एकदम से एक प्रश्न मेरे एकदम से माइंड में स्ट्राइक किया। लाइफ अपने आप में इम्परफेक्ट है। जैसे आपने कहा ना कि मैंने अपनी काफ़ी सारी कविताएँ फाड़ कर फेंक दी। मुझे तो लगता है कि एक मतलब यदि आप सृजनकार हैं, अच्छा है या बुरा है, तो लाइफ के भी तो, जीवन के भी तो, ज़िंदगी के भी तो बहुत सारे फेजेज़ हैं, अच्छे और बुरे। तो हम दोनों ही चीज़ों को मतलब जब एक्सेप्ट करते हैं, या किसी भी इंसान को जब हम अपनी लाइफ में जगह देते हैं, तो उसके भी अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। तो ऐसी कविताएँ हैं, और कविताएँ कविताएँ आपने लिखी हैं, तो आप उनके सृजक हैं। तो आपने जब फाड़ कर मतलब फेंका, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अपना एक हिस्सा गया, चाहे वो भले ही कच्ची थी या पक्की थी, लेकिन लाइफ जैसी इम्परफेक्ट है, तो हम क्यों नहीं स्वीकार करते कि ये भी हमारा नहीं, ही नहीं, है? फाड़ के फेंकने का इसको बिल्कुल उस तरह से मत लीजिए। वो अभी भी रखी हुई है जी। मेरे पास। वो तो जी, कहने का जी, मतलब जी। है डिस्कार्ड क्योंकि वो करना। सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी में तो रहती हैं चीज़ें जी, जी, डिलीट नहीं जी। होती हैं। वो जी, इनफैक्ट जी। रिमाइंडर है मेरे लिए कि मैं कहाँ था, हुँ। मुझे कहाँ जाना है। फाड़ जी, के फेंकने का मतलब है कि मैंने उसको अपने डिस्कार्ड कर दिया। अपने जी। अपने संकलन का हिस्सा नहीं बनाया। हुँ, हुँ, और फाड़ के कहने का मतलब शाब्दिक अर्थ और हुँ। वैसे है कि अ, मैंने वैसे ही कह दिया कि भई फाड़ के मतलब कहने का मेरा मतलब ये था कि उसको मैंने डिस्कार्ड हाँ। कर दिया, उसको हटा दिया वहाँ से, जी, बिल्कुल जी, छाँट जी। दिया। क्योंकि वो हुँ। बहुत कच्ची कविताएँ थी उस समय, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। एक्चुअली क्या है कि ये बात रियलाइज़ हो जाना कि आपको पंक्ति काटने में मज़ा आता है, आने लगे, हुँ, हुँ, ठीक है? तो आप जो कह रही हैं ना, उसी से हुँ, निकलने का मज़ा है। हुँ, तभी आपको आपकी कविताओं में थोड़ा-सा भी रंग निखार आ सकता है क्योंकि वो जो पेन है ना, हुँ, वो पेन को एन्जॉय करने लगता है कवि और हुँ। जितना एन्जॉय करेगा वो उतना अच्छा कवि बनेगा। हुँ। उस पेन को काटने के पेन को, पंक्तियों को जी। छाँटने के पेन। कविता में बहुत कम पंक्तियों में बहुत बड़ी बात इतनी आसान बात तो है नहीं कविता। हुँ, तो तब आप जब लगता है अरे मतलब 2 बार 2 लाइन में एक ही भाव 2 बार कैसे कह सकता हूँ? हुँ। मैं बार-बार आ रहा है, शुरुआती चीज़ों में तो यही गलतियाँ करते हैं लोग कि मैं वो हुँ, अपने हुँ, आप हुँ, में ही रहते हैं। वो सार्वजनिक तौर पे कविता को जैसे कविता सार्वजनिक चीज़ है, हुँ। अंततः अंततः, है ना? अनुभव आपका है, लेकिन वो अनुभव सार्वजनिक हो जाता है। वो जी। आप बीती-परबीती होनी है कविता के समय। अगर आप हुँ, आप बीती में ही रह जाइएगा,
तो बात नहीं बनेगी। आपको प्रवृत्ति लिखनी है, भले आप बीती लिख रहे हैं, यही कला हुँ। आनी चाहिए। जी, बिल्कुल। और उसको आवृत्ति को प्रवृत्ति करने में बहुत कटिंग की ज़रूरत है। हुँ। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वो अभी जी, सीख ही रहा हूँ मैं। मुझे जी, मतलब याद है कि नरेश सक्सेना सर ने एक बार मुझे बहुत डाँटा था फ़ोन पे। एक बकवास वो कविता मैंने ऐसे ही डाल दी थी एफबी पे और ये जी, बहुत शुरुआती बात है जब मैं मुझे लगता है मुझे बहुत कम लोग जानते होंगे। तो नरेश सर को शायद याद भी नहीं होगा सर को कि सर ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि तुम में इतनी इतना पोटेंशियल है तुम में, तुम क्या कर रहे हो? ज़िम्मेदार कवि बनो। जी, तो ऐसी डाँट और अरुण मैं इनफैक्ट आपको मैं बताऊँ इस समय कि अरुण देव हैं, संपादक हैं जी, और उनको मैंने कुछ कविताएँ भेजी थी, तो उन्होंने मुझे वापस कर दी कि ये कविता अच्छी नहीं है, अभी इसमें टाइम लगेगा। फिर मैंने 1 साल के बाद उनको कविता भेजी हुँ, और उन्होंने लगाई कविता और मुझे लगता है कि उस समय 200 कमेंट मिले तो नर्वस हो गए थोड़ी देर के लिए, कि इतना सारा कमेंट कैसे आ गया? और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया कि ये तो मेरे मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। हुँ, तो वो रिजेक्शन को आप आलोचना को कितने ढंग से लेते हैं, हुँ, ये बहुत ज़रूरी है आज के युग में। जी, मैं बहुत मतलब खुशनसीब हूँ कि मेरे इर्द-गिर्द बहुत सारे आलोचक दोस्त हैं, जो साफ-साफ कह हुँ। देते हैं कि क्या गलत, क्या सही है। सबसे बड़ी आलोचक तो मेरे घर में ही है, स्मिता, है ना? लेकिन जी, दोस्त मेरे ऐसे-ऐसे हैं जो मेरी पांडुलिपि को, मेरी कविताओं को पढ़ते हैं और बताते हैं कि उनका 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 उनके विचार से कहाँ गलत है, लेकिन निर्णय मेरा होता है, जी, क्या जी, सही और क्या गलत है। कई बार मुझे लगता है कि नहीं मैं सही हूँ हुँ, और उनका परसेप्शन गलत है। बट मतलब मैं सारे गेट ओपन रखता हूँ आलोचना जी, के, खुले और इसलिए वो दोस्तों को भी वो मतलब एक स्ट्रिंग जो होता है ना, उनके पास स्ट्रिंग होता है उतना 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 खींच सकते हैं मुझे वो डोर हुँ, कि भाई मैं इतना उसको बता दूँ कि भाई तुम्हारा गलत है। हुँ, और मैं कभी बुरा नहीं मानता इस बात का, कभी जी, भी नहीं। बिल्कुल। जी, जो सार्थक आलोचना होती है, उसका तो हमेशा ही स्वागत करना चाहिए। लेकिन सर, मैं जो कह रही थी कि एक तो ना कवि हृदय और वैसे भी जब काव्य यात्रा आपकी जब प्रारंभ होती है, जब स्टार्टिंग दौर में होते हैं और कवि हृदय वैसे ही बड़ा नाजुक होता है, तो वो छोटी-छोटी सी बातों पर आहत हो जाता है। और दूसरा, जैसे मैंने अभी कहा ना, तो मैं इसके ऊपर आपके विचार जानना चाहती थी कि लाइफ़ भी, ज़िंदगी में भी वो जैसे कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं जहाँ मिलता। नहीं मिला। जी, तो लाइफ़ भी अपने आप में इम्परफेक्ट है, तो जी, हम जी। परफेक्शन की दौड़ में कई बारी नहीं उन परफेक्शन इम्परफेक्शन को एन्जॉय करना मैंने भूल यह जाते हैं सर। परफेक्शन बिल्कुल नहीं, आप मैं में, आज में रहिए, परफेक्शन के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। मेरा संदेश बहुत साफ है दर्शकों के लिए, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जी। कोई चीज़ नहीं है। आप हुँ, मैं में रहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो उदय प्रकाश बोलते हैं कि ये अनुभूति जो आप फ़ील कर रहे हैं, इस जी, अनुभूति को पूरी तरह प्रोसेस हाँ, करके सामने ले आना बहुत कम शब्दों में। जी, बिल्कुल। अगर आप ये वही कर मैंने कहा। पाएँ, आपको वो सब नहीं सोचना है। आप सिर्फ़ ये सोचिए कि आप कैसे दृष्टा हैं, कैसे दर्शक हैं। कृष्णात के लफ्ज़ों में दर्शन दर्शक होना, सिर्फ़ दर्शक होना सबसे पहली ज़रूरत है। जब आप हुँ, अच्छे दर्शक बनिएगा, अच्छे पाठक बनिएगा, हुँ, तब जाकर के ये सब चीज़ें बाकी चीज़ें होती हैं। जी, तो मैंने इन सबको बहुत गौर से पढ़ा है। जैसे कृष्णात की हुँ, बात कह रहा हूँ मैं, बहुत गौर से सर को पढ़ा है। सर की किताबें अद्भुत हैं और हिंदी में इस बात को कि छोटी-छोटी पंक्तियाँ कैसे लिखी जानी चाहिए, और का कितना कम उपयोग करना चाहिए, है हुँ, ना? और वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े लेखकों को सीखते हैं। तो मैं जी, कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि परफेक्शन का चक्कर नहीं है। जी। आप संपूर्ण आप एज़ ए प्रोसेसर आप सब कुछ प्रोसेस करके बाहर निकाल दें, ठीक है? गन्ने के जूस की तरह कि अंत में भी कुछ ना बचे उसके अंदर। जी। सर, ऐसे ही मतलब मैं कहूँ कि जैसे बहुत सारे जब हम काव्य के मतलब लेखन के ऊपर ही मैं बात कर रही हूँ, तो मैं पढ़ती भी हूँ जैसे काफ़ी सारे लोगों को, तो और खुद भी जैसे मैंने अनुभव किया है ऐसा कि यदि हम मीटर से, जैसे हर एक को मीटर से लिखना नहीं आता,
ठीक है? लेकिन वो अपने भावों को प्रकट करते हैं। पहला कदम यही होता है मुझे लगता है लेखन का, जी, कि जी, आप जी। आपके जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं आप उन्हें प्रकट करें। लेकिन मैंने बहुतों का पढ़ा भी कि वो मीटर में तो होता है, लेकिन उसमें आत्मा का अभाव होता है, वो दिल को नहीं छूता। तो अच्छे और सफल काव्य की परिभाषा क्या है? जो दिल को छुए या जो मीटर के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो? जो दिल को छुए बस, और कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जी, दिल को छुए, और अंततः कविता जो है ना संप्रेषण का काम करती है। जी। आप जो भी लिख रहे हैं, वो हुँ, संप्रेषित नहीं हो रहा है, लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। अगर मैंने जो पहली बात कही, अगर याद करिए आप, कि आप बीती पर जी। बीती। आप जब पढ़ें तो आपको लगे ये हुँ, तो मेरे ऊपर से गुज़री हुई चीज़ है। आप अभी हुँ, जो कविता सुन रही थी, सबसे प्यारी हँसी, जी, ठीक है? कितने लोगों ने मुझे फ़ोन किया, तो मिला जी आपने मेरी बात कैसे कह दी, जी। है ना? मेरी बेटी के लिए तो मैं ऐसा ही सोचता हूँ बिल्कुल, हाँ। है ना? तो आप सोचिए कि भगवान ने, ईश्वर ने कवियों को ये वरदान दिया है, और हुँ, वरदान कितनी ज़िम्मेदारियाँ लेके आते हुँ, है ना? हमको ज़िम्मेदार रहना पड़ेगा। हम गैर जी, ज़िम्मेदार नहीं रह सकते, भगवान ने आपको चुना है इस काम के लिए, हुँ, आप निमित्त हैं। तो जी, हमारी ज़िम्मेदारी को हमें समझना है कि वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी भावनाओं को नहीं उड़ेल सकते हैं। उन लोगों की भावनाओं को आपको उड़ेलना है। तो उड़ेलिएगा तो जितने बेहतर तरीके से उड़ेलिएगा उतना अच्छा रहेगा, उतनी दूर तक जी, जाएगी। तो जो हुँ, आप पूछ रही थी कि भाई उस सब चक्कर में नहीं पड़ना है कि कितना मीटर, कितना वज़न, ये सब हुँ, नहीं, मतलब मैं नहीं जी, करता। मैं अपनी बात सिर्फ कह जी। रहा हूँ। जब आपकी लेकिन प्रशंसा लेकिन होती लेकिन 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 जी, 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 नरेश बिल्कुल। सक्सेना सर की बात रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है। नरेश सर हुँ, मेरे गुरु की तरह हैं। वो उनका कहना है कि आपको छंद से बाहर मुक्तक में आने के लिए छंद आना चाहिए। हुँ, ठीक है? जब तक आप छंद नहीं जानिएगा, लय नहीं जानिएगा, लयात्मकता नहीं जानिएगा, ठीक है? तब तक छंद से बाहर की कविता नहीं लिख पाइएगा। इसका कहने का मतलब ये है, कि ये तो शाब्दिक जी, बात हो, लेकिन हाँ, भावार्थ ये है इसका, कि हुँ, जब भी कविता लिखें या गद्य लिखें तो एक सरगम हल्की-हल्की बजनी चाहिए पढ़ते समय। हुँ, आपको बहुत बार पाठ करना पड़ेगा लिखने के बाद, हुँ, ठीक है? ताकि आपको वो सरगम खुद सुनाई पड़े अपने लिखने की। हम हुँ। आत्ममुग्ध इतने हो जाते हैं लिखते समय कि जैसे मैंने तीर मार दिया लिख कर के, है ना? उससे बाहर होकर के आप हुँ, जब पढ़ने के बाद, जब लिखने के बाद जब पढ़िएगा, तो एक दर्शक पढ़ रहा होता है, एक पाठक पढ़ रहा होता है उस समय। और उस हुँ, समय आवाज़ दे कर के पढ़ना हुँ, चाहिए। ये मैं करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी, खुद जी, पाठ करना चाहिए ताकि आपको वो सरगम सुनाई पड़े। अगर वो सरगम सुनाई नहीं पड़ रहा है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। मेरा अभी तक मेरा जो तरीका रहा है। जी। सर, जैसे अभी मेरा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है कि जब आपकी जो प्रशंसा होती है, वो कोई मतलब एक आम पाठक करे, एक आम श्रोता करे या फिर एक कोई सेलिब्रिटी करे, यानी कि जो साहित्य जगत की जानी-मानी हस्तियाँ हैं, दोनों में फ़र्क लगता है? या तो ये बहुत प्रैक्टिकल कैसे क्वेश्चन स्वागत आप कर करते हैं? रही हैं, बहुत प्रैक्टिकल जी, क्वेश्चन कर रही हैं। लेकिन मैं सच्ची बात कहूँ कहूँ तो मैं गया था जैसे नेपाल। अभी हुँ, कल एक भाई ने, पवन थापा ने डाला है, ठीक है? मैं नहीं जानता था कि इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं। मेरा हुँ, उनसे कोई परिचय नहीं था। लेकिन जैसा प्यार उन्होंने दिया, ठीक है? हुँ, वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है, हुँ, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम अभी यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं। एक प्रणव है, बंगाली है, गोलगप्पे वाला है, ठीक है? कोई हुँ, सेलिब्रिटी नहीं है। लेकिन जितना मतलब अंतस को उसकी बातें छूती हैं, किसी की जी, बात नहीं छूती, जी। ना छू सकती हैं। क्योंकि मतलब उसमें भाव ट्रैवल करते हैं, भाव नहीं, का वो इट डिपेंड्स कि कितना पायस है वो, कितना वो हुँ, जो आ रहा है, वो जी, इसलिए आ रहा है कि मैं कोई प्रबंधक हूँ, हुँ, इसलिए आ रहा है कि मैं नीलांबर का अध्यक्ष रहा हूँ, हुँ, इसलिए आ रहा है कि मैं किसी ओहदे पर हूँ या हुँ, मैं कोई कवि हूँ। इन सब से परे जब विशुद्ध प्रेम आता है, मुझे याद है कि एक संस्मरण मैंने मानो नहीं देखा, हंस में 2 बार खंड में आई थी, तो मुझे वो उत्तराखंड से एक फ़ोन आया। सम 70-80 फ़ोन में से वो मतलब मांडू नहीं देखा के बाद मुझे 80 70-80 फ़ोन आए थे, बता दें। हुँ, तो उत्तराखंड से एक बुज़ुर्ग थे, तो शुक्ला जी, तो उनका जब फ़ोन आया,
तो वो इतने विह्वल थे उस कविता को पढ़ करके, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। एक कवि को इससे ज़्यादा कुछ जी, नहीं चाहिए। जी। सर, एक बार मैंने आपकी वॉल पर एक स्टोरी भी पढ़ी थी, कहानी आपकी एक वॉल हुँ, पर आपने लिखी थी और हुँ। अच्छी लगी मुझे। तो कहानियाँ मतलब जैसे है तो वो फ़िक्शनल है या वो भी मतलब जीवन के इधर-उधर के राहों से मिली हुई देखिए, अपने? नहीं है जैसे अब मैंने जो भी 5-6 कहानियाँ लिखी हैं, उसमें काफ़ी कुछ तो जीवन से ही है और हुँ, होता क्या है ना, आप एक क्षण टेक ऑफ लिख करने के लिए लेते हैं, फिर कहानी अपना हुँ, विस्तार पाती है या क्या होता है हुँ, कि किरदार जो है वो जैसे अभी एक कहानी लिख रहा हूँ मैं, तो उसका एक किरदार है वो मुझे बहुत दिन से परेशान कर रहा है, बहुत दिन से परेशान कर रहा है और मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे वो इतना ज़्यादा परेशान करे, बहुत ज़्यादा इतना कि मैं बेचैन होके लिखूँ। तो हाँ, मैं उसको पकने दे रहा हूँ अभी। आपको मैं हुँ, सच्ची अनुभूति बता रहा हूँ कि उस हुँ, किरदार को मैं अभी खूब पका रहा हूँ अपने अंदर। हुँ। तो अभी 2 पारा लिख के छोड़ दिया है मैंने अभी लगभग डेढ़ महीने से। अच्छा, थोड़ा और जी, पकाएगा। तो कहानी जी, सब कुछ तो अंदर से मतलब दोनों चीज़ें होती हैं कहानी लिखते समय कि जी, कुछ आपके अपने अनुभव होते हैं, ठीक है? और जी, कुछ किरदार और किरदार भी आपके ही किसी कहीं न कहीं स्मृति के अंदर कहीं न कुछ न कुछ होता है। किसी को देखते हैं, किसी को जी, पाते हैं, कुछ पढ़ते हैं। हाँ, है ना? तो वो फिर वो विकास अपना आकार खुद ही लेता है, खुद ही जन्म लेता है, खुद ही पैदा लेता है, खुद ही पेन देता है आपको और जो जी, जितना पेन देना हाँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मदर गिविंग चाइल्ड बर्थ टू चाइल्ड इट्स ऑलमोस्ट हाँ, तो वैसा पेन जब आ जाए तब आप कहानी लिखिए। जी। तो आंतरिक संवाद और बाहरी संवाद दोनों का जो मेल है, फ्यूज़न है, वही साहित्य है, मुझे लगता है आपकी हाँ, बातें सुन के। क्या बोलूँ बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी बात। लेकिन मतलब दोनों तरह की कहानियाँ होती हैं, जो आपका प्रश्न था मैं जी, वापस बोलूँ, दोनों तरह की कुछ कहानियाँ होती हैं जो आपके जीवन से होती हैं और कुछ जी, कहानी होती है जो किरदार आपको जन्म देती है नया। आप अब खुद ही देखते हैं, अरे ये क्या हो गया मुझसे? कैसे हाँ, हो जी। और जिस कई कहानी बार की आप बात कर रही हैं वो लड़का एक कहानी थी और जी, उस जी, समय मुझे याद है कि टेक ऑफ पॉइंट मेरा था कि ये जो हीरो था अपना उसका सुसाइड उसने किया था, सुशांत हाँ। राजपूत जो है। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ से वो कहानी ने टेक ऑफ किया और संजोग अच्छा, से मेरे घर में मेरे ड्राइवर ने सुसाइड किया था 1 साल ओह! पहले, हाँ, ठीक है? अब ये टेक ऑफ वहाँ से हुआ, कहानी हुँ, कहीं और चली गई और हुँ, उसका उस कहानी का 30% सच है, हुँ, 70% किरदार सारे खुद हुँ, अपना आकार लिए। जी। तो मतलब साहित्य यहाँ पे एक एक और मतलब मेरे मन में जिज्ञासा आती है सर, साहित्यकार साहित्य गढ़ रहा होता है या उसका साहित्य उस साहित्यकार को गढ़ रहा होता है? दोनों ही वो बातें हैं। गढ़वा लेता है, देखिए देखिए हर हुँ, चीज़ें अलग तरीके की, जैसे कविता की संरचना और प्रणाली, तरीका, हुँ, सलीका सब अलग है थोड़ा-सा और कहानी का हुँ, बिल्कुल अलग है। मेरा कोई बहुत अनुभव नहीं है कहानी लिखने में, फिर भी जो भी छोटा-मोटा अनुभव है, तो कहानी में किरदार ना वो आपसे करवाते हैं सारा काम, आप कुछ जी, नहीं कर सकते। आप किरदार आपको सब करवाएगा। जी, कविता जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि मैं कहीं गया, तो मैंने देखा कि पेड़ जो है वो पानी को चूम रहे हैं झुक करके। आप देखिएगा कि हर बार जो है अगर नदी के किनारे कोई पेड़ है तो हल्का-हल्का, हल्का-हल्का वो झुकता रहता हुँ, है ना? तो वहाँ से पहली बार मुझे लगता है कि मैंने प्रकृति को लेकर के इतना मैं सचेत हुआ। फिर मैंने देखा कि एक पेड़ दूसरे पेड़ से लिपटे पड़े हैं ऐसे, बिल्कुल। आप उसको काट दीजिए, मार दीजिए, जला दीजिए, वो ऐसे ही लिपटे रहेंगे। इससे सुंदर प्रेम कहाँ हो सकता हुँ, है ना? तो वो जो फिर मैंने वो पंक्ति आई कि भई पेड़ जो है, वो नदी के बगल में रहता है, लेकिन इंतज़ार करता है बारिश का, हुँ, ठीक है? तो प्रेम में प्रतीक्षा का नाम बारिश है। ये पंक्ति हुँ, वहाँ से आई। जी, तो अब वो एक थॉट प्रोसेस मुझे मुझे मेरे अंदर उसने एक चक्षु खोल दिया कि अब मैं जब भी जहाँ जाता हूँ, मैं प्रकृति को देखता हूँ। मैं पेड़ को अलग किरदार की तरह देखता हूँ कि यार ये पेड़ कैसे प्रेम कर रहा है। मैं उसके जड़ों को हुँ, देखता रहता हूँ, जड़ कैसे कहाँ-कहाँ घुस गए, लता किसके ऊपर लिपट गई, कौन-सा पेड़ किससे उगाया। आप मेरे पोस्ट को हुँ, फ़ॉलो करेंगे तो आपको देखेंगे बार-बार मैं बीच-बीच में ये सब करता रहता हूँ। ठीक है? जी, तो ये पूरा मुझे कविता से आया। कविता ने मेरे अंदर एक नया व्यक्ति जन्म दिया। हुँ, है ना? ये बहुत ही दोनों हम दोनों एक-दूसरे से सीखते रहते हैं।
हुँ, कविता से हम सीखते हैं, मतलब ये परस्पर चीज़ें हैं। जी। दृष्टि और दृष्टा मतलब दोनों हाँ, अंदर ही हाँ, एक तरह से हाँ, चलते हैं। हाँ, जी, बिल्कुल। हुँ, जी। सर आपने उनके ऊपर भी लिखा आशुतोष राणा जी के ऊपर उनकी जी। बहुत ही वो प्रेम। जी। उसके लिए भी मैंने पढ़ा था कि उन्होंने भी आपको काफ़ी एडमायर किया था, उन्हें भी पसंद आई थी, तो ये भी एक अच्छी बात होती है, आप किसी के लिए लिख रहे हो और वो उससे ही आपको प्रशंसा मिले। देखिए तो ये एक उस आदमी का बड़प्पन है, आशुतोष का जी, बड़प्पन है कि उनको मेरा लिखा पसंद आता है। उनकी दोनों किताबों का रिव्यू मैंने लिखा है और दोनों किताबें जी, का रिव्यू पब्लिश्ड है और दोनों उन्होंने साझा किया, बहुत प्रेम से साझा किया। फिर उन्होंने मुझे बातें जी, भी की, मैसेंजर पे भी हम लोग टॉक करते रहते हैं। हम लोगों जी, का संवाद संवाद चलता रहता है। खैर, जी, वो दिखाता है देखिए साहित्य और कला किसी हुँ, व्यक्ति विशेष को कितना ज़मीन से जोड़े रहता है, इसका साक्षात उदाहरण है आशुतोष। आशुतोष। आशुतोष राणा वही तो बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर साहित्य आपको बेहतर मनुष्य बनाता नहीं है, तो फिर आप किसी काम के साहित्यकार नहीं हैं। तो आशुतोष राणा जी, उनमें से एक उदाहरण है। विनोद कुमार शुक्ल एक उदाहरण है। जी। सर, अब मैं एक और आपसे प्रश्न पूछूँगी। जैसे मैं आपका पढ़ रही थी इंट्रो उसमें मतलब आता है कि जैसे आपने 1919 19 से 96 बैच के आप इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स अधिकारी, ठीक? उसके जी, बाद आपका जो आपको बहुत सारे इसमें 2006 में आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जी, भारतीय रेलवे सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, है ना? जी, और एक और अच्छी बात जो एक रिकॉर्ड जुड़ता है वो है किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है मतलब जो उसमें अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी आप ही रहे हैं सर। और जी, इसके अलावा आपको 5 क्षेत्रीय रेलवे पुरस्कार भी मिले हैं और आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा आउटस्टैंडिंग ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 मिला आपको। वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा सीईओ विद एचआर ओरिएंटेशन पुरस्कार मिला और 2021 में गवर्नेंस नाउ 8 टीएससी अवार्ड से में आपको मिला सीएमडी लीडरशिप अवार्ड। तो इतने सारे जो अवार्ड मिले और साहित्य की एक लंबी यात्रा। तो कहाँ आप मतलब इन दोनों चीज़ों में और जो एक तरफ तो आपको अपने प्रोफ़ेशन में मिल रही है जो सफलता, एक तरफ आपको मिल रहा है ये जो साहित्य का जो एक कहना चाहिए कि जो बारिश हो रही है, साहित्यिक सृजन की, तो दोनों अनुभव जानना चाहती मैं आपसे? ये अनुभव एक ही है देखिए, दोनों में समर्पण चाहता है, दोनों का जी, रिक्वायरमेंट समर्पण है, संपूर्ण जी, समर्पण, है ना? जी। कोई भी वहाँ पे फाँकीबाज़ी नहीं चलती है दोनों तरफ। हुँ, हुँ, तो इसीलिए मैं जिस कंपार्टमेंट में रहता हूँ जिस समय, वो हुँ, पूरी तरह रहता हूँ, संपूर्ण रहता हूँ। और हुँ, जो डेडिकेशन है, जो हुँ, मतलब आप उसके पूरे हो जाएँ। अगर मैं ब्रेथवेट का सीएमडी हूँ, तो मैं हुँ, पूरा का पूरा उनका हूँ। वो आप अगर मेरे हुँ, प्यून से लेकर के मेरे कनिष्ठ अधिकारी से लेकर के मेरे वरिष्ठ अधिकारी से बात करिएगा कि भई टर्नओवर कितना होगा इस साल, तो सब आपको हुँ, बताएगा 1200 करोड़, हुँ, है ना? तो संवाद ऐसा चीज़ है ना कि आप खुद से संवाद करें, लोगों से हुँ, संवाद करें और आपका हुँ, दरवाज़ा पूरा खुला रहे। हुँ, तो मेरे टूल में यही कि समर्पण पूरा रहे और संवाद पूरा रहे। तो मुझे कहीं जी, अभी ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें जो भी भगवान ने कराया हुँ, मुझसे उसमें कोई बहुत बड़ा तीर मारा है मैंने हुँ, या मैंने बहुत कुछ मतलब वैसा काम किया है। ये सब सिर्फ़ इसीलिए है क्योंकि आप उसको ओन कर रहे हैं। आप उसको पूरी तरह जी, अपने भीतर गरल कर रहे हैं। आप जब तक हुँ, पूरी तरह उसको उसमें समा नहीं जाइएगा, उसको अंदर नहीं पी लीजिएगा, तब तक आप नहीं कर पाइएगा। इसमें ज़रूरी ये होता है कि आप एक बालकनी व्यू से देखते हैं चीज़ों को। आप जब ऊपर से देखते हैं, तो दुनिया हुँ, नीचे की का पूरा दृश्य आप देख पाते हैं। अगर आप नीचे हुँ, से बैठ के देखिएगा, तो वो सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। आपको हुँ, सड़क दिखता है ना? ऊपर देखिएगा तो देखिएगा पेड़ दिख रहा है, कहाँ मोड़ है, कहाँ उतार है, चढ़ाव सब दिखेगा। तो वो साहित्य शायद इस बात के लिए भी मैं नरेश सर को फिर से याद करूँगा कि वो बार-बार मुझे टोकते हैं कि तुम शायद अच्छे प्रबंधक इसलिए हो कि तुम बेहतर कवि हो, साहित्यकार हो। वाह! हाँ, क्या वो हमेशा बात बोलते है। हैं, आप उनसे कभी बात करिएगा, तो वो यही जी, कहें जी, कि इसके कारण भी चूँकि ये अल्टीमेटली बंगाल में आप किसी भी माँ से पूछिएगा ना कि भई आपका बेटा को क्या बनाना चाहते हो? तो हुँ, बोलेगी मानुष।
हुँ, कभी नहीं बोलेगी कि मैं कलेक्टर और फलना और ढिमाका का। हुँ, मैं भी बस बेहतर मनुष्य बनूँ रोज़ और रोज़ साहित्य के साथ साहित्य मुझे पोषण दे, ऊर्जा दे, जी, मार्ग दिखाए और कार्यस्थल तो कर्म तो आपको मतलब माँ की तरह जी, है। मेरा जी, ये लंबा इंटरव्यू है, कभी मैं भेजूँगा आपको कर्म के ऊपर। जी, जी, या बिल्कुल। सर वैसे आपने बहुत सारी बातें मुझे बताई अभी इसमें जब मैं आपसे इंटरेक्शन कर रही हूँ तो संवाद और समर्पण ये आपने जो कीवर्ड्स जिनका यूज़ किया है और मनुष्य होना मतलब ये 2-3 जी, चीज़ें हैं जो की पॉइंट मुझे आपसे निकल कर आ रहे हैं। इसके बस मैं लेकिन फिर भी एक बार ये अलग से ये प्रश्न ज़रूर करूँगी। पारिवारिक व्यस्तताएँ हैं आपकी, साहित्य के प्रति जो आपका समर्पण है वो भी है और जो आपका अपने प्रोफ़ेशन के लिए जो समर्पण है वो भी है। इसके साथ-साथ आप जो काम कर रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं बहुत सारे जो फाउंडेशन है लाइक बांधव, सियालदेह, एडजस्टेस फाउंडेशन, नो चाइल्ड स्लीप हंग्री। तो इस तरह की जो सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और समाज के प्रति भी अपनी जो एक सकारात्मक ज़िम्मेवारी को निभा रहे हैं। तो ये इसके लिए समय कैसे मैनेज कर पाते हैं सर? कोई देखिए सेम ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में है और जी, अ, मैं अगर सच पूछूँ तो प्राथमिकता एक वर्ड है, प्राथमिकता, है ना? जी। आपके जीवन में प्राथमिकता किन चीज़ों की है? मनुष्य होने की है हुँ, कि नहीं है? हुँ, ये बात समझनी पड़ेगी हम लोगों को। साँस लेने की प्राथमिकता है कि नहीं है? अगर जी, साँस लेने की प्राथमिकता है तो आप साँस ले पा रही हैं, ठीक से, आराम से, है ना? तो अगर साहित्य, समाज और परिवार ये हुँ, तीनों आपके जीवन में प्राथमिकता रखते हैं, तो ये तीनों अपनी-अपनी जगह पे संतुलन बनाए रखेंगे। इसके लिए आपको बहुत जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। एक थिन बैलेंस है और ये थिन बैलेंस बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे भी थिन बैलेंस में भी तीनों में प्राथमिकता होनी चाहिए। उस समय हुँ, क्या ज़रूरी है? अगर उस समय परिवार ज़रूरी है, तो मैं किसी भी साहित्यिक समारोह में मना कर दूँगा जाने से, हुँ, है जी, ना? तो बिल्कुल। ये तीनों में अलग इंडिविजुअल प्राथमिकता और तीनों के बीच में प्राथमिकता, हुँ, ये दोनों चीज़ मुझे लगता है कि किसी भी मनुष्य को अगर मतलब आना चाहिए। नहीं आएगा तो वो संतुलन बिगड़ जाएगा और संतुलन बिगड़ जाएगा तो वो ट्रायंगल की तरह ना ट्रायंगल के बीच में आता है और वो ट्रायंगल तहस-नहस हो गया तो आपकी लाइफ़ बिल्कुल हफ़ाज़ार्ड हो जाएगी। जी। मैंने इसलिए ये आपसे प्रश्न पूछा था, क्योंकि ये मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया, मतलब अपने नहीं, मतलब अपने जी। सराउंडिंग्स में देखा और देखा कि कुछ काफ़ी बड़े लोगों को भी देखा कि वो अपने आप में अच्छे इंसान हैं और समाज के लिए तो काफ़ी अच्छा कुछ कर पा रहे हैं वो और अपने प्रोफ़ेशन में भी। लेकिन परिवार में कहीं न कहीं वो कमी हो जाती है और उसकी वजह से जो एक इंसान का प्रथम कर्तव्य भी होता है मुझे, चाहे वो माँ के रूप में या पिता के रूप में, कि अपने बच्चों को भी सही दिशा निर्देश देना। लेकिन उनके बच्चे उनसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, यानी कि बच्चे राइट ट्रैक पे नहीं जा पाते, क्योंकि पेरेंट्स के पास समय ही नहीं था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम एज़ द पेरेंट माता-पिता यदि अपने बच्चों को इग्नोर कर जाते हैं सामाजिक ज़िम्मेवारी ओढ़ते हुए, तो इसी कारण से मैंने पूछा सर कि ये भी एक ज़रूरी नहीं, मतलब बिल्कुल सही, हिस्सा है। बहुत सही प्रश्न जी, है और ये बहुत ज़रूरी प्रश्न भी है। जी, हाँ, और मैं मतलब बताया तो मेरी दोनों बेटियाँ हैं और मैं जी, मतलब ईश्वर का ऋणी मतलब क्या बोलूँ, कितनी बार मैं शुक्रिया अदा करूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे 2 बेटियाँ दी और दोनों बेटियाँ कॉन्ट्रास्ट हैं, बिल्कुल। हुँ, लेकिन दोनों का आपस में जो जुगलबंदी है, डिस्पाइट हुँ, बीइंग कॉन्ट्रास्ट, वो आउटस्टैंडिंग है हुँ, और दोनों मुझे उतनी मतलब 2 आँख हैं मेरी बेसिकली। जी। मैं अब क्योंकि काफ़ी समय लिया मैंने आपका सर, अब मैं ये चाहूँगी कि अच्छा लग रहा है मुझे तो आपसे बातें करते हुए और बहुत अच्छी मतलब मुझे आज अच्छा काफ़ी समय से मैं चाह रही थी कि हाँ, आपको अपने हाँ, चैनल हाँ। पर इनवाइट करूँ। मैंने मैंने बहुत देर मतलब समय लिया और मैं माफ़ी जी। चाहूँगा। मुझे याद है आप बहुत नहीं, बार नहीं, नहीं, मैं समझती हूँ कि समय का अभाव होता है आपके पास, लेकिन कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरी लॉटरी लग गई। वैसे मेरी अपने जीवन में कभी आज तक लॉटरी नहीं लगती है, कभी ट्राई भी नहीं किया, लेकिन कभी ऐसे मिलता नहीं है। कल लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि सडनली आपने मुझे समय दिया एकदम से और ये प्लान्ड नहीं था, मैंने एकदम से सोचा हुँ, नहीं, लेकिन बस आपकी पोएम सुन के मुझे अच्छा लगा और मैंने आपसे समय माँगा और आपने एकदम से रेडी हो गए। तो थैंक यू फॉर दैट सर। अब मैं चाहूँगी कि
एक तो अपनी एक और अच्छी-सी जो आपको फ़ेवरेट है, अच्छी तो सारी है आपकी और कुछ संदेश देती हुई सी एक पोएम देखो अपनी कविता रिसाइट करें मैंने जो और है एक संदेश हमारे ऑडियंस के लिए। जी, सर। संदेश क्या ही दे दूँगा मैं, क्या ही कविता खुद ही संदेश है, तो कविता जो है वो जी, संदेश खुद पहुँचा देगी। और मुझे लगा कि चूँकि माँ का बहुत अहम रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो कुछ वैसी कविता आपके सामने रख दूँ जिसमें मेरी माँ के बारे में मैं अपनी परिस्थिति और माँ जिस कविता में है, उसको सुना रहा हूँ, ठीक है? आज की जी, परिस्थिति, बचपन की परिस्थिति परिस्थिति और माँ, है ना? तो उस किताब कविता का शीर्षक है मुझे फिर वहीं लौटना है। जी, सूप फटकते हुए धूल और गुबार के बीच माँ का चेहरा ताकना और फिर माँ के बालों से बाली की फांस बीनना, मुझे फिर वहीं लौटना है। आटा गूंथते हुए सुगढ़ नाक की नोक पर लटके नमकीन मोती को अपने आस्तीन से पोंछना, मुझे फिर वहीं लौटना है। मुझे लौटना है क्योंकि जब यह घट रहा था, मेरी किताब ने मेरा मुंह ढक रखा था। दृश्य में शब्द बेआवाज थे और हंसिया और हथौड़े पर जौ की बाली रखते हुए पिता हर बार की तरह नदारद रहे। वो उस समय भी नहीं थे जब माँ के बालों का श्रृंगार सिंदूर नहीं, आटा की लकीरें कर रही थी। उस समय भी मैं अपना मुंह ढांपे किताब से अंधकार में भविष्य के जुगनुओं को बटोर रहा था। अब आसमान से सितारे नोचकर अब आसमान से सितारे नोचकर उसकी सूप के कोरों को सजाना है। सच मुझे अभी लौटना है। सच मुझे अभी लौटना बहुत सुंदर, बहुत टचिंग। मैं मतलब सही कहूँ तो मेरी आँखों में ना आपको मैं फ़ील कर पा रही थी माँ और बेटे के उसको संबंध को और मैं यहाँ पर ये भी क्योंकि ये मेरा मतलब कहूँगी कि मैंने मिली हुई हूँ मैं आपकी माताजी से है। और जी। दीदी से। जी, तो मैं मिली हुई हूँ और मैं फ़ील कर सकती हूँ कि वो अपने आप में कितना मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी मतलब मुझे लगा बहुत अच्छी महिला और कभी जैसे मुझे लगता है कि हार ना मानने वाली, तो बहुत ही प्रेरणा जी। मिलती है उनसे भी और आपकी मुझे बातों से मुझे लग रहा था वो पीड़ा मुझे नज़र आई। जी, मुझे बहुत लगता है सुंदर। कि अगर मैं पत्नी वाली कविता नहीं सुनाऊँगा तो अधूरा रह जाएगा, तो एक कविता के वो बाद अच्छी बात। सुना के खत्म करूँगा। ठीक है? जी, बिल्कुल। कि ये वैसे चलिए बहुत सरल कविता है और ये मैंने कई जगह सुनाया हुआ है और पत्नी इतनी सरल होती है सर? कविता हाँ, सरल है पत्नी के ऊपर। कविता पत्नी का मुझे नहीं शीर्षक है लगती। बनना चाहता हूँ, ठीक है? जी। और हर मतलब ये कविता कोई भी पत्नी अपने पति की तरह की कविता सोच ले कि वो उसका पति पढ़ रहा है उसके लिए ऐसा कुछ है, ठीक है? और आप भी चश्मा लगाती हैं, ठीक है? तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि ये प्रवृत्ति है, आप बीती से ये प्रवृत्ति की तरफ जा चुकी है, अब ये मेरी नहीं जी। रही। हुँ, बनना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ तुम्हारा चश्मा, ओह! जिसके बिना जिसके दुनिया तुम्हें धुंधली दिखती है, ओह माय गॉड! वॉव! ठीक है? बनना चाहता हूँ तुम्हारा चश्मा, बिना जिसके दुनिया तुम्हें धुंधली दिखती है, हेयर क्लिप बनूँगा। हेयर क्लिप बनूँगा, सर्पीली लटें तुम्हारी आँखों में नहीं चुभे, वाह! है ना? बन जाऊँगा तुम्हारा दुपट्टा, बन वाह! जाऊँगा तुम्हारा दुपट्टा, जब चाहे सर ढक लो या जब चाहे आसमान, वाह! है ना? जब चाहे सर ढक लो, जब चाहे आसमान। बन जाऊँगा मिज़राब, जो वो गिटार बजाते हैं ना जिससे, उसको जी। मिज़राब बोलते हैं। बन जाऊँगा मिज़राब, रहूँगा उँगलियों में वैसे ही ना होने के एहसास सा संगीत बिखेरते। बन जाऊँगा मिज़राब, रहूँगा उँगलियों में वैसे ही ना होने के एहसास सा संगीत बिखेरते हुए, समय की असमय लहरों के बीच तुम्हारी मुस्कान वह अकाट्य शकुन है, जिसकी बस एक नज़र मेरे सारे बेइरादे बुहार देती है। जिसकी बस एक नज़र मेरे सारे बेइरादे बुहार देती है।
वाह! तो ये है मैं कहूँगी यतीश कुमार जी एक पल में अभी 2 पल पहले उन्होंने जो माँ के ऊपर जो कविता सुनाई थी, जो लाइन सुनाई थी और मेरी आँखों में भी आँसू से आ रहे थे उसे इमेजिन करते हुए क्योंकि मैं उसे विजुअलाइज़ कर रही थी उस उन पंक्तियों को और अब चेहरे पर हँसी लेकर आए हैं वो पत्नी के ऊपर कविता लिखते हुए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सर, आपका बहुत-बहुत आभार। और फिर भी मैं कहूँगी कि एक लास्ट कमेंट उसके बाद ही मैं फिर इसका समाहार करूँगी अपने इस इंटरव्यू का। नहीं, कोई कमेंट नहीं, लास्ट बस शब्द। कविता पढ़िए। मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि मेरी कविताएँ पढ़िए, मेरी नहीं, कविताएँ पढ़िए, बेहतर मनुष्य बनिए। बस इससे जी, ज़्यादा और जी। नहीं कह सकता तो आदमी, कविताएँ पढ़िए, मैं बेहतर सर मनुष्य जी, जी। तो सर ने कहा संवाद, समर्पण, ये बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी फ़ील्ड में कर रहे हैं जीवन के, तो वहाँ संवाद करिए और समर्पण के साथ करिए उस कार्य को, तो वहाँ सफलता मिलने के आपके प्रतिशत अधिक होते हैं। दूसरी बात और जो सर ने कहा कि मनुष्य बनिए, तो एक साहित्यकार अच्छा वही है, जो कि एक अच्छा मनुष्य भी है। तो अच्छा मनुष्य बनना, तभी एक अच्छा साहित्यकार आप बन सकते हैं। तो ये कुछ बातें मुझे उनसे जो निकली और उसके अलावा सारी बातें जानने के लिए हमारा पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा सर की क्योंकि मैंने तो सिर्फ़ कुछ मोती निकाले हैं उसमें से सागर से जैसे कहें तो। बाकी सारी तो आपको सर को सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तब आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। तो आपका बहुत-बहुत आभार आज हमारे साथ जुड़े यतीश कुमार जी कोलकाता से और एक बहुत कहूँ तो एक बड़ा समग्र व्यक्तित्व है, बहुत सारी चीज़ों को समाहित किए हुए है। तो आशा करती हूँ कि फिर हम किसी और बात पर चर्चा करें, जैसे सर ने कहा कि अभी कर्म के ऊपर था, आपका एक इंटरव्यू है, तो मैं चाहूँगी कि विभिन्न मुद्दों पर हम बात करें। आज तो हमने सर बनिए। के व्यक्तित्व के बारे में ही सारी बातें की। जी बहुत सर, मज़ा आया मनीषा जी, मैं आपको थैंक यू मतलब सो मच। धन्यवाद दूँगा और बधाई भी दूँगा कि आपने इतनी सारी बातें मुझसे कहवा ली। धन्यवाद। ये आपसे बात करते-करते निकल के गई। मैं मतलब कुछ प्री प्लानिंग नहीं थी, बस मैं तो बस ये था कि मुझे आपसे बात करनी है और जब मैं आपको सुन रही थी, मैं आपको सुनना चाहती थी, बुलाना चाहती थी यहाँ पर। तो जब मैं आपसे बात करती जा रही थी, उसी में से निकल रहे थे मेरे प्रश्न जो नहीं, तो नहीं, कुछ बहुत-बहुत प्लान्ड शुक्रिया। ऐसा कुछ नहीं था। चलिए, जी, हाँ, समझ ये नमस्ते। आभार आपका सर। जी, मिलते हैं फिर एक बार।